बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी में थ्योरी एंड लॉ के टॉपिक को कवर करेंगे। लॉ को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। थ्योरी एंड लॉ तक पहुंचने से पहले साइंसदानों को साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, और वो उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले उनकी ऑब्जर्वेशन होती है स्टार्ट, और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस देना होता है। हाइपोथेसिस के बाद उनको डिडक्शन करनी होती है। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन का होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अगर तो वो हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होता है तो अगेन उसको रिपोर्ट किया जाता है। दोबारा मतलब अगेन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं रिपीटेडली, और फिर उनके रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको पब्लिक कर दिया जाता है। और उस रिपोर्ट के बाद अगर दोबारा हाइपोथेसिस जो है, अगर रिपोर्टिंग के दौरान एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अगर हाइपोथेसिस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं, डिसप्रूव हो जाएं, तो फिर एक्सपेरिमेंट से हमें वो हाइपोथेसिस रिजेक्शन के बाद अगेन हमें इस नंबर 1 स्टेप पर जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और सबसे पहला जो स्टेप है वो रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम था। रिकॉग्निशन के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ऑब्जर्वेशन का होगा, और उसके बाद हाइपोथेसिस एंड देन डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स। और अगर हाइपोथेसिस डिसप्रूव हो चुका है तो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे और अगेन इस प्रोसेस से गुजरेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और रिपोर्टिंग करने के बाद अगर वो हाइपोथेसिस, अगर उसको कोई उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस, उसकी रिजेक्शन के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस हासिल नहीं हुई है, तो फिर हमें वो हाइपोथेसिस जो है उसको अगले स्टेप पर उसका नेम चेंज करके उसको थ्योरी बोल देते हैं। थ्योरी एक ऐसी बच्चों स्टेटमेंट है जिसको जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से गुजर कर आई होती है और अभी तक वो रिजेक्ट नहीं हुई होती, और उस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ अभी कोई भी रिजेक्शन वाली कोई भी बात जो है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं की गई होती, बल्कि कोई ऐसा एविडेंस सबूत मिला ही नहीं होता जो थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। अगर थ्योरी जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स गुजरने के बाद भी अभी रिजेक्ट नहीं हुई है, तो फिर उसके बाद थ्योरी जो है वो अगेन साइंसदान इस थ्योरी को डिसप्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ एविडेंस ढूंढने के लगे रहते हैं। और अगर उनको ये थ्योरी इस एविडेंस इसके ख़िलाफ़ ना मिले तो थ्योरी का फिर एक न्यू दर्जे तक पहुंच जाती है, जो कि बन जाती है लॉ या फिर प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल बच्चों कभी भी ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ये ऐसे हकाइक हैं जो कभी चेंज नहीं होते। थ्योरी के अंदर पोटेंशियल है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन लॉ और प्रिंसिपल जब बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, हर जगह ये सही सेम लागू होते हैं, जहाँ एवरीवेयर, यानी टाइम और प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है थ्योरी और लॉ का, इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है थ्योरी की। थ्योरी आपकी बुक में एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या बताती है? ये एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि जानदार किस तरह से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। यानी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे पहले इस दुनिया में मौजूद थे, और बैक्टीरिया में टाइम्स के साथ, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं और फिर नए जानदार बने हैं, यानी प्रोटिस्टा जो हैं उसमें ये कन्वर्ट हुए हैं। प्रोटिस्टा के जो आगे 3 ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, फंजाई लाइक, और इसके अलावा एल्गी थी और एनिमल लाइक। तो इस तरह के जो जानदार बने हैं, इनके ये बैक्टीरिया से कहते इवॉल्व हुए हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं, इनके डीएनए के, इनके जीन्स के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि ये इन जानदारों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, लेकिन इसमें चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और वो टाइम के बाद ही हम इस वाली चेंजेस तक पहुँचे, इनको ऑब्जर्व
किया है। और ये जो हमें पता चलता है कि ये इससे इवॉल्व हुए हैं, वो हमें जानदारों के डीएनए से पता चलता है। यानी इनके डीएनए का कुछ जो सिमिलर पॉइंट्स हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं। अच्छा, अब फंजाई के अंदर एवोल्यूशन हुई है, तो ये फंजाई फंजाई जो है वो बन गई है। उसके बाद एल्गी के अंदर एवोल्यूशन हुई है तो प्लांट्स बन गए हैं, और एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन हुई है तो आज के जो आपको एनिमल्स नज़र आते हैं वो बने हैं। एनिमल से ही ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये थी एवोल्यूशन, और अभी तक इस थ्योरी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं आई है जो इसको रिजेक्ट कर सके। हालांकि ये थ्योरी है, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी एविडेंस आ जाए जिससे पता चल जाए कि एवोल्यूशन नहीं हुई है, तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन अभी तक सबूत सारे अगर और भी जितने भी सबूत मिल रहे हैं वो सारे इसी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। और दो लॉज आपकी बुक में मेंशन है। एक है हार्डी वेनबर्ग लॉ, हार्डी वेनबर्ग लॉ, और दूसरा है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर थ्योरीज़ ही होती हैं बच्चों, क्योंकि जानदार जो हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं। जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के होते हैं, तो इसलिए फिर इसमें ज़्यादातर थ्योरीज़ होती हैं, और जो लॉज हैं वो इसमें कम है। जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसके इसमें जो लॉज हैं वो वहाँ ज़्यादा हैं। अब यहाँ बायोलॉजी के अंदर जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जी एक पॉपुलेशन के अंदर जो जीन हैं जो शो हो रहे हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, कहते हैं वो सेम ही रहते हैं अगर बाहर से उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सादा सी इसकी यही एक्सप्लेनेशन है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो ये भी लॉ है, लेकिन इस लॉ के अंदर भी एक्सेप्शन है। इस लॉ में दो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी बेस पर जो है ये लॉ दुरुस्त है। ठीक है, तो ये बताता है कि किस तरह से अलील्स या फिर जो ट्रेड्स हैं एक जानदार की, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किन रूल्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। तो ये जो है वो थ्योरी और लॉ के बारे में था। इसको हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं। थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसिपल, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट। कहते हैं जब तजर्बात एक हाइपोथेसिस को, एक मफरूज़े को सही साबित कर दें, साइंटिस्ट्स यूज़ सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। तो साइंसदान क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को पकड़ते हैं और उससे मज़ीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड, जब ये नए बनने वाले हाइपोथेसिस दोबारा सही साबित होते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात की वजह से, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। तो जो हाइपोथेसिस डिसप्रूव नहीं हुआ है, ओरिजिनल जो था, पहला जो था, वो अब थ्योरी बन जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत या गवाही नहीं है, या अभी तक उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। अ थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव। अ थ्योरी इज़ सपोर्टेड का मतलब है थ्योरी को हमायत हासिल होती है, मदद हासिल होती है बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। एंड एक्सटेंसिव एविडेंस का मतलब होता है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी, एंड एविडेंस का मतलब होता है गवाही। तो इसके पास बहुत वसी गवाही होती हैं, इट इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड एंड इज़ वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। और इसको बार बार जो है वो वैलिडेट का मतलब होता है तस्दीक करना, बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। और इसके जो तहकीकात करने वाले कई लोग होते हैं वो तस्दीक कर चुके होते हैं। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, यानी जितने भी साइंसदान तहकीक कर रहे होते हैं वो असल में उसको तस्दीक का मतलब होता है उसकी हमायत करना, उसको सच कहना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताती है कि जानदार, स्पीशीज़ का मतलब है जानदार, चेंज होते हैं किस तरह से, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि नेचर जिन लोगों को सिलेक्ट करती है, सिर्फ वही इस दुनिया में बचते हैं, वही आगे सर्वाइव कर पाते हैं। ये है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का थीम। यानी वो इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ये कहना है कि जो स्पीशी फिट है, जिसके पास अच्छे जीन हैं और वो इस दुनिया के अंदर सही से सर्वाइव कर सकती हैं, सिर्फ वही बचते हैं और वही अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, यानी उनके पास जीन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इस दुनिया से ख़त्म कर दिए जाते हैं और उनके जीन्स आगे मुंतकिल नहीं होते हैं।
साइंटिस्ट्स कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंसदान तजुर्बात करते रहते हैं उन थ्योरीज के को भी जिनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, उनको भी टेस्ट करते रहते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस थ्योरी को भी गलत साबित कर सकें। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन अगर उस थ्योरी के खिलाफ बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, इट बिकम्स अ लॉ इन प्रिंसिपल। तो वो उसूल बन जाता है, लॉ बन जाता है। A scientific law is a uniform और constant fact of nature। एक scientific law एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा जो कभी चेंज नहीं होता, और constant का मतलब होता है जो हमेशा रहता है। फैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा सच जो कहीं भी चेंज नहीं होता। तो यानी जैसे कि अगर एप्पल दरख्त से गिरेगा या कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो ज़मीन की तरफ ही जाती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है कि ये वाला जो रूल है वो हर जगह लगता है। सिर्फ इस दुनिया में जहाँ भी चले जाएं तो वहाँ पर ये वाला रूल लगता है। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता कि अब टाइम चेंज हो गया तो अब चीज़ें ऊपर से नीचे नहीं गिरेंगी, ऐसा नहीं है ना। या ये हो गया, ये जो जगह है ज़मीन में, हम किसी दूसरी जगह चले गए हैं तो वहाँ पर जाकर ऐसा नहीं होगा। तो ये फैक्ट है, ये ऐसा ही होगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ, और बायोलॉजी के अंदर ये 2 लॉज की एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई हैं, और मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और मेंडल के ये लॉज हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं।